प्रचार थम जाएगा, सारा प्रचार नहीं। पहले चरण की 102 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। ये 21 राज्यों में 102 सीटें हैं। और इस प्रचार के दौरान, पहले प्रचार के दौरान किस किस पार्टी ने, किस किस जमात ने क्या क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी की बात करें, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। हर सियासी जमात ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और साथ साथ आपको बताते चले कि ये कहा जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक एक घोषणा पत्र जारी करता तो बेहतर होता। इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ आवाजें जरूर उठी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर पहले चरण में किस किस जगह पर, कौन कौन से जगहों पर चुनाव होंगे। पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा और 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। और सब बड़े नेता अपना पूरा दमखम लगा करके आज पहले चरण के चुनाव को समाप्त करेंगे, प्रचार को समाप्त करेंगे। तमिलनाडु की सभी 29 सीटों पर और राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। बिहार की 9 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, वोटिंग होगी। उत्तराखंड की 5, बिहार असम की 4-4 सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में पहले चरण में चुनाव होगा। महाराष्ट्र की 5 सीटें, मध्य प्रदेश की सीट, मेघालय की 2 सीटें हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एक सीट पर चुनाव हो। जो हमारी यानी जम्मू की जो सीट होगी उस पर जो मतदान होगा 19 को होना है। और आज प्रचार जो खत्म हो रहा है वो उधमपुर वाली सीट है, उधमपुर डोडा सीट पे, वहां पर भी कांटे की टक्कर है। लेकिन आपको बताते चले उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बयानात भी आए हैं और ऐसी कोशिशें भी की जा रही है। अगर हम बात करें, पीएम करप्शन के चैंपियन है ये राहुल गांधी ने कहा है, बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम है ये अखिलेश ने कहा है। लेकिन भाजपा ने क्या क्या दावे किए इस दौरान, प्रचार के दौरान, वो आपको बड़ी बताते हैं। सामान्य जनजीवन को बाधित करने वाले बंद, ये भाजपा का है। विकास और सशक्तिकरण की प्रकृति तेज हुई है, यानी सशक्तिकरण का बात की है उन्होंने। पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगता नजर आ रहा है। विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 80 करोड़ लोगों को 4 साल के लिए फ्री राशन भारतीय जनता पार्टी की आह्वान है। भारत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। और अगर हम विपक्ष के पलटवार की बात करें तो विपक्ष ने भी आड़े हाथों लिया है। सबसे बड़ा आरोप जो लगाया उन्होंने कहा, राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से आप नहीं बदला जा सकता, यानी आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते झूठ बोल करके, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये बांटने की राजनीति करते हैं और इनका जो बांटने वाले लोगों से जो रिश्ता इनका रहा है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। बीजेपी देश भर में युवाओं को भ्रमित कर रही है, किसानों को भ्रमित कर रही है। ये आरोप प्रत्यारोप, ये विपक्ष का पलटवार है। सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने क्या क्या कहा ये हमने आपको बता दिया है। और 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। और 19 तारीख को ईवीएम में 102 सीटों में जीतने वाले उम्मीदवारों का भाग्य कैद हो जाएगा। वो 4 जून को खुलेगा। किसकी किस्मत चमकती है ये वक्त बताएगा। लेकिन हम चर्चा करते हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं मनीष साहनी जी मेरे एक्सट्रीम राइट में है, शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, साहनी साहब आपका स्वागत है। सोहित शर्मा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रखता है, सोहित जी आपका स्वागत है। साहिल शर्मा कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, साहिल जी आपका भी स्वागत है। बलदेव बलोरिया जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत हम बलोरिया साहब से करेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, राहुल गांधी अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, मैं देख रहा था उसको। उन्होंने कहा है कि हमें पहले उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाला एनडीए सरकार, एनडीए की जो पार्टियां हैं, घटक है एनडीए अलायंस जो है, वो 180 सीटें लेगा। लेकिन आज हम पा रहे हैं कि 150 भी पार नहीं कर पाएंगे बीजेपी के लोग। और बीजेपी का ये दावा है कि अब की बार 400 पार। वो भी थोड़ी देर पहले एक मरतबा फिर प्रधानमंत्री ने इसका असम में घोषणा की, अभी कुछ पल पहले ही। बिल्कुल
जो सचमुच मैं कहता हूं कि यही दिक्कत है। राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि हम कितनी सीटें लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी जी गिनती कर रहे हैं कि भाजपा कितनी सीटें ले रही है, हमारे पास कुछ है या नहीं है। तो विनोद जी, कल ही आपने एग्जैक्ट पोल देखे होंगे, बहुत सारे चैनलों ने किए हैं। देश के प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 400 बात की कर रही है। देश के तमाम चैनल्स जिन्होंने सर्वे किया, काफी चैनल्स पे सर्वे हुआ, नेशनल चैनल पे, उन्होंने भी हमें 400 के करीब करीब पहुंचाया है। अभी पहला चरण आने वाला है। जैसे जैसे चुनाव आगे जाते जाएगा, आप लोग जो मीडिया वाले हैं, चैनल हैं, जो आपके ग्राउंड की सर्वे हैं, वो भी 400 पार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या देखते हैं, कहां से उनको रिपोर्ट आती है, कैसे वो पार्टी चला रहे हैं, यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन दैनिक भास्कर का सर्वे भी आपको ज्यादा खुश करने वाला नहीं है। उसके भी आंकड़े जो बताए जा रहे हैं इस तरीके से, किसी पेपर में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आप सभी का एक बार सर्वे करेंगे और उनका एनालाइज करेंगे तो सभी को लगा के 400 के करीब करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन सर्वे की भी बात नहीं है। आज जो जनता का मूड है, जो देश का मूड है, वो भारतीय जनता पार्टी, देश के कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि देश की जनता ने, मतदान ने अपना मूड बदल दिया है। ये कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लोगों का कहना है। अंडर करंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अंडर करंट है आपके खिलाफ। ये मैं यही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को जनता की नब्ज का नहीं पता। कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो जमीन के साथ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। यही तो परेशानी है। वो 2 अंकड़े पार करने में 50 के नीचे आ रहे हैं वो खुद भी। और वो कह रहे हैं बीजेपी को मूड बदल गया, अंडर करंट है। 4 जून को आपको जहां ही आके बताएंगे और जो लोग हमारी बात मानेंगे, जो आज मैं बोल रहा हूँ पार होगी वो। बलदेव जी का कहना है कि उनके इर्द गिर्द लोग जो है राहुल गांधी के, वो उनको ही मुगालते में रखते हैं, उनको ही मिसलीड करते हैं। इन्हीं के नेता कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं कह रहा। जी विनोद जी, धन्यवाद आपका कि आपने बात रखने का मौका दिया। देखिए विनोद जी, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो देश का जो चुनाव है ना, ये एनडीए वर्सेस पीडीए होने वाला है। मैं अपनी बात को यहां से शुरुआत करूंगा। और इस पीडीए का मतलब क्या है कि पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से आदिवासी, अगड़ा और अल्पसंख्यक, ये जितने समुदाय हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो इस समय जो है वो एनडीए के खिलाफ जो है चुनाव नहीं लड़ रही। इस देश के हर समाज के लोग जो हैं, हर धर्म के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैंने इस शब्द का प्रयोग विनोद जी क्यों किया कि मैंने पीडीए की बात की। अगर आप पिछले 15 से 20 दिन, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 1 महीना पीछे नहीं जाऊंगा, अगर आप 20-25 दिनों, जो पिछले 20-25 दिन गए हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुने तो सही मायने में इस देश के दलितों को डरना चाहिए, इस देश के पिछड़ों को डरना चाहिए, इस देश के आदिवासियों को डरना चाहिए, इस देश की महिलाओं को डरना चाहिए। वो क्यों डरना चाहिए? क्योंकि इनका हर नेता उठ के अपनी तकरीर में यह बात कर रहा है कि इस देश के संविधान को चेंज करना है। इनका मुद्दा ही यही बन गया है। और ये जो चुनाव है विनोद जी, ये देखिए ना, मुझे करने दीजिए बिलोरिया साहब, देखिए मैं बताऊंगा ना बिलोरिया साहब, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ बिलोरिया साहब, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बताता हूँ। इनके सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश के संविधान को बदलना है। इनकी ज्योति मिर्धा राजस्थान से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए क्योंकि संविधान को बदलना है। विनोद जी, इनके अयोध्या से, ये तो जानते होंगे, ये बड़े वरिष्ठ हैं, इनके अयोध्या से सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा कि इस देश के संविधान को बदलना है, 2/3 बहुमत चाहिए। हम नहीं कह रहे, ये आप ही के पार्टी के सांसद कह रहे हैं और अभी तक आपने उन बयानों का खंडन नहीं किया है। यह दिखाता है कि ये जो चुनाव है, आपकी मानसिकता क्या है। और विनोद जी देखिए, इस देश के जो लोग हैं वो बड़े दानिशमंद लोग हैं, उन्होंने ही पिछले 10 साल जो है भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है, उन्होंने ही 70 साल जो है हम लोगों पर विश्वास किया है, लेकिन वो समझ गए हैं विनोद जी, वो समझ गए हैं। साहिल जी, आप संविधान को बदलने को कैसे डिफाइन करते हैं? वैसे तो 108 मर्तबा, देखिए विनोद जी, संविधान में संशोधन कैसे करते हैं? विनोद जी, संविधान में संशोधन एक अलग चीज है, किसी अच्छी चीज को लाना, किसी अच्छी चीज को अमेंड करके उसको उसमें इंक्लूड करना, वो एक अलग इशू है। लेकिन संविधान को बदलने की बात करना, यह दिखाता है कि आपके दिमाग में जो है वो इस देश की जो 75% आबादी है, उनके लिए आज भी आपके दिमाग से जो है वो नफरत नहीं निकल रही। और दूसरा, मैं हमारे बिलोरिया साहब ने राहुल जी की बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के जो है अपने लोग कहते हैं, देखिए
राहुल जी ने आप कहा नहीं था, चाहते हैं विनोद कभी जी, अरे बोलिए साहब, इतने आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बारी में बोलिएगा। विनोद जी देखिए, इसी देश के अंदर राहुल जी ने कहा कि भाई कोरोना जो है वो भयंकर जो है इस देश के अंदर त्रासदी लाएगा, और सरकार को उन्होंने अलर्ट रहने को कहा 2 महीने पहले कहा, लेकिन उस समय उनकी बात को ना सुनते हुए ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को जो है वो गिराने में बिजी थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लूट है और उससे देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। इन्हीं की सरकार ने खड़े होकर जो देश के अंदर डाटा दिया कि जो नोटबंदी थी उससे जो है 2% इस देश की जो है जीडीपी में फर्क पड़ा। राहुल जी ने कहा था कि जो है जीएसटी जो है या जो आप जो जिस तरह के आपने जीएसटी को लागू किया, इससे जो देश का स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, उनको नुकसान होगा। लेकिन आपने गुजरात चुनाव से पहले कई चीजों को जो है वो जीएसटी को अमेंड करने की बात की, और आज राहुल जी कह रहे हैं, देखिए हम ये बात क्यों कह रहे हैं विनोद जी, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया शाइनिंग नाम का भी एक गुब्बारा था 2004 में, आपने देखा होगा कि किस तरह से उस गुब्बारे को फुलाया गया और उस गुब्बारे की जो है बाद में हवा निकल गई। हम देखिए, हम आबो हवा को देख रहे हैं, हम जिस तरह से आप देखिए, मैं दूर नहीं जाता हूं, मैं जम्मू कश्मीर को ही जो है वो ले लेता हूं। जम्मू कश्मीर की 6 सीट्स हैं, ये हमसे हमारे गठबंधन के बारे में पूछा करते थे। कल अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर कहा कि हम जो है कश्मीर को लेकर कहा कि हम जो है वहां जो है चुनाव वो नहीं लड़ने वाले। ले भाई, 1 महीना पहले तक तो आप 2 लाख लोगों की रैली कर रहे थे कश्मीर में, आज आपको कश्मीर में क्या नुमाइंदे नहीं मिल रहे? इसलिए ये जो गुब्बारा है, ये गुब्बारा 4 तारीख को फूटेगा और इंडिया गठबंधन की जो है वो जीत होगी। संविधान को चेंज करना चाहते हैं, आपके बहुत सारे नेताओं के इस तरह के बयानात आए हैं कि 400 से पार इसलिए कि हमने संविधान को बदलना है, बड़े फैसले लेने के लिए हमें 400 यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। मैं इसको क्लियर करता हूं जो कह रहे हैं। सबसे पहले मेरे मित्र साहिब जी ने कहा कि पीडीए की बात कही, मैं सच कह रहा हूं, इनका डीएनए है लोगों को बांटना, जातिवाद की राजनीति करना, ऊंच नीच की करना, पिछड़े दलित आदिवासी, ये इन्होंने कहा है पीडीए कहा ना, मैं वही कहा। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करते हैं, हम सबको लेते हैं, देश के हर नागरिक को जो जिसकी जरूरत है हम उसकी बात करते हैं। जो कहते नहीं पिछड़े को साथ लेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये जो लोग लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। आज लोग, जनता जो है पढ़ी लिखी है, जो 60 सालों में लोगों को गुमराह किया, लोग नहीं सुनने वाले। आज लोग सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। आज हम 5 लाख रुपया जम्मू कश्मीर के हर आदमी का इंश्योरेंस करते हैं, तो उसमें पिछड़ा दलित ऊंच नीच नहीं देखते। बलदेव जी, इन्होंने ये कहा कि 2004 में इंडिया शाइनिंग का जो स्लोगन दिया था, ऐसे ही हालात इस वक्त बने हुए। ये इंडिया ब्लॉक का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान का ऐसा हो जी, ये चाहते हैं, दुआ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, जो हमारा विजन है विकसित भारत के 2047 की बात कर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी मैं इनकी बात करूंगी, जो कोरोना की बात की इन्होंने, कोविड को जिस तरह देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार ने मैनेज किया, पूरे वर्ल्ड जो है उसको मानता है, क्योंकि हमारे अपने लिए तो दवाई दी ही दी, देश दुनिया के 50 कंट्री को हमने वैक्सीन दी, हमने दवाई दी। अगर मेरा अपना मानना है, अगर कांग्रेस का राज होता तो हिंदुस्तान की आदिवादी कोरोना में ही चली जाती, जो मैनेज नहीं कर पाते। एक टिक्की लगाने के लिए, एक वैक्सीन लगाने के लिए कांग्रेस के राज में 50 साल लग गए, लेकिन हमने तैयार करी। वही साइंसदान, वही लोग काम करने वाले थे। लोगों का विश्वास इनके ऊपर नहीं है, जो लोग देश की नहीं। साहिल जी, आपके पास लोग तो मैं एक विनोद जी, देखिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो जाति की राजनीति करती है। अरे देश के प्रधानमंत्री ने, विनोद जी ग्लोरी साहब आप बोल चुके, देश के प्रधानमंत्री ने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित किया। उसने कहा ओबीसी की बात करते हैं, वो जो सबसे बड़ा ओबीसी यहां खड़ा है वो इनको जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए कौन देश में धर्म की और जाति की राजनीति की बात करता? देखिए, हम हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं कि इस देश में जिसका जो लीग का मैनिफेस्टो बताया है, बिल्कुल, क्यों बताया विनोद जी? मैं आपसे पूछता हूं क्यों बताया? क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ जो था वो याराना रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो थे वो फजलुल हक की सरकार में जो थे मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो जिन्ना की मजार में जाकर उसको सबसे बड़ा सेकुलर घोषित करके आगे थे।
जसवंत सिंह जी जो थे, जसवंत सिंह जी जो थे वो पाकिस्तान जाकर बड़ा महिमा मंडन करके आ गए थे, इसलिए इनका प्यार जो है वो उनके लिए बढ़ता। देखिए कांग्रेस जो है, आपके नेता मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान का दौरा विनोद जी, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा कर आ गए थे। साथ में इन बातों को भी जो है, और हमने ना मणिशंकर अय्यर की बातों को एंडोर्स किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो था वो देश का सर झुकाने की बात की। अब मैं आता हूं कोरोना में, इन्होंने बड़ी बात की कि कोरोना में, अरे कोरोना में तो आपकी सरकार की पोल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि एक तो आंकड़े छुपाए गए और पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जो लाशें थी उनको कुत्ते नोच रहे थे गंगा के तट के किनारे। क्या बात करते भरोरिया साहब, आप देखिएगा किस तरह से कोरोना में जो है वो मिसमैनेजमेंट हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। और अमेरिका की एक धमकी, मैं लास्ट में बात खत्म करूंगा कि अमेरिका की वो एक धमकी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई थी अगर हम तक नहीं पहुंची तो कड़े नियमों के लिए जो है वो तैयार रही है, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या पहले क्या हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं लगती थी? मेरी बाजू में और आपकी बाजू में जो चवन्नी वाला निशान है ना, वो कांग्रेस के समय में ही हम लोगों को वैक्सीन लगी है। इसलिए आप इस तरह की बात मत कीजिए, पूरी दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। देखिए आपको यह एतराज है कि चरणबद्ध तरीके में ज्यादा चरण करवा दिए हैं जहां पे बीजेपी को डर लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, आपको, सारे पैनलिस्ट को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नाजुक मासूम लगती है देश की जनता, मगर समय आने पर पत्थर भी बन जाती है। ये जो सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं, इन्होंने सबका सत्यानाश किया है। और जहां तक आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, वहां मशाल धधक चुकी है तानाशाही के खिलाफ और सफाया होने वाला इनका। पहले चरण का मतदान बिल्कुल खत्म, चुनाव प्रचार खत्म होने को है और हड़कंप बचा है। चुनाव रणनीतियां बदलने में जुट गए हैं तमाम गोदी मीडिया भी और बीजेपी के तमाम नेता भी, क्योंकि पता है ये 102 सीटों में से लगभग 90 सीटें तो हाथ से जाने वाली है। ना तो वो भ्रष्टाचार का जो है वो चुनाव प्रचार चला, ना ही वो थाली वाली बातें चली कि वेज खा रहे हैं नॉन वेज खा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते थे सारे भाई प्रधानमंत्री तमाम मंचों से, और भ्रष्टाचार जनता को पता है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को तो बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया। जिनके ऊपर आरोप लगाते थे वो तमाम लोग वहां हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो जिस सर्वे का आप बात कर रहे थे, उसी सर्वे के अंदर महाराष्ट्र के अंदर फुल मेजॉरिटी दी है महाविकास आघाड़ी को। वहां इंडिया गठबंधन कम से कम 38 से 40 सीटें जीतने जा रहा है और यही सबसे बड़ी बीजेपी दिक्कत है। और महाराष्ट्र को देख देख मुझे लगता है पूरे देश के अंदर इनके खिलाफ जो है वो प्रचार हो रहा है। जनता उठकर खड़ी हो चुकी है और बिल्कुल कहा राहुल गांधी जी ने आज, बिल्कुल ठीक कहा कि पहले हम भी जो है वो लिख कर रखते थे कि शायद 200 से 220 आएंगी, अब तो इनका ग्राफ जो है 150 से 180 तक सीमित है। और ये तमाम बीजेपी के नेताओं को भी भली भांति मालूम है, क्योंकि देश का तानाशाही ज्यादा देर चलने वाला। ठाकरे जी इनका बयान सुन रहे होंगे कहीं पे कि शिवसेना के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस का महिमा मंडन कर रहे हैं। उसने कहा था, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, किसी ने इंटरव्यू पूछा था जैसे पत्रकार ने कि कभी कांग्रेस के साथ मेल हो सकता है शिवसेना का? उन्होंने कहा वो इसका आखिरी दिन होगा कांग्रेस का, अगर वो वहां मेल करते हैं तो उनको वो शराब लगा है। जो सीटों की बात कर रहे हैं वहां तो उनको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। देने दीजिए। देखिए जो कौन सिखाता है बातों से, कौन सिखाता है बातों से, भाजपा से दोस्ती करने के लिए सीख अपने आप मिल जाती है। हमने बीजेपी से दोस्ती करके सीख ले ली है। और जिस कांग्रेस की ये बात करते हैं, आज इनके खेमे के अंदर जितने उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए, इनको कहिए ये बता दें उसमें से कितने असली बीजेपी के लोग हैं और कितने लोग जो है दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। बीजेपी के बीजेपी अब कांग्रेस युक्त हो चुकी है, जो कांग्रेस मुक्त की बात करती थी। अरे बिल्कुल बदली है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा जो है बहुत ज्यादा परेशान होगी, मगर खुश भी होगी कि कम से कम आपने जो है ऐसा खामोशियों का साथ छोड़ा है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि दाऊद इब्राहिम जिसके साथ बाला साहब ठाकरे जी उन लोगों को घुसने नहीं देते, उठने नहीं दिया, आज उन लोगों के साथ चल के उनका महिमा मंडन कर रहे हैं और कहते हैं महाराष्ट्र के लोग इनको सीटें नहीं। याद करा दूं, एनसीपी बीजेपी शरद पवार की पार्टी दाऊद के साथ है और आज अजीत पवार को इन्होंने 4 जून के बाद जो महाविकास आघाड़ी का क्या होगा बात की बात है, लेकिन जो हमारे नेताओं के तो ध्यान याद है
क्या माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान याद है कि मैं चिमटे से भी नहीं पकड़ूंगा उस सरकार को जहां पर मेरा बहुमत नहीं होगा। अपनी बात करो। माननीय प्रधानमंत्री जी आप अपनी बात करो। अब वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं बता रहा हूं तो उनको मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं विनोद जी मैं सोहित जी के बाद आप ऐसा शराब लगेगा सोहित जी कि पहले चरण में क्या आपका तो दिखेंगे? कुछ भी स्टेक में नहीं है या है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान जो 19 अप्रैल को होना है, जिसका आज प्रचार थम गया है, आपका है कुछ स्टेक में? इंडिया अलायंस में जुड़ेंगे तो सब कुछ हमारा ही है, इससे कोई अलग नहीं। भारत का संविधान को बचाना है, इंडिया को जिताना है, ये हमारा स्लोगन है और उसको आगे लेके चलना है। पहली बात तो कश्मीर में बड़े नहीं जाना। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि देखो, मैं अपने घर की बात करूंगा, अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने इस जम्मू कश्मीर में बनाए। कल होम मिनिस्टर साहब आए, कितने हंस हंस के कह रहे थे कि हमने लखनपुर का टोल टैक्स को खत्म कर दिया। अरे मुझे ये बताओ, आप लोगों ने तो लखनपुर के टोल टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन बेरोजगारी जम्मू की जनता को बना दी। जम्मू के समाज स्केल इंडस्ट्री को आप लोगों ने खत्म कर दिया। जम्मू में बेरोजगारी को आप लोगों ने बढ़ा दिया, और जिन लोगों ने समाज स्केल इंडस्ट्री चलाई थी, उनके परिवार इस समय बुरी हालत हो गई और उनके अकाउंट एनपीए हो गए। ये हालात जम्मू कश्मीर में बन गए, ये हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। फिर सुनते जाओ लोग, ये सर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम अपने घर की बात करेंगे, पहले बात समझिए। फिर होम मिनिस्टर साहब कहते हैं हम डोगरी भाषा को आगे लेके जा रहे हैं, हम डोगरी भाषा को आगे लेके जा रहे हैं। मुझे यहाँ तक याद है, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने वाले 2003 में मुफ्ती साहब की हुकूमत थी, जो आज यहाँ पे डोगरी भाषा का ये नाम ले रहे हैं। जो ये इतना झूठ, हर जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये केंद्र सरकार का प्रोरोगेटिव होता है कि किस भाषा को एक शेड्यूल में लाना है। एक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। यहाँ से तो जा सकते ना, यहाँ से कोई नहीं गया है, यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गया था। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय वाजपेयी के टेलीफोन में हुआ, इसकी सारी जानकारी मुझे है। कैश भेजी जाती है तभी जाके वहाँ पे पास होता है, ऐसे नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं, देखो कितना झूठ है। पीडीपी आप मुझे बताओ, इन्होंने यहाँ पे होम मिनिस्टर भी आए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आए और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर भी आए। मुझे ये बताओ कि डेली वेजेस के बारे में आप लोग इलेक्शन है, अगर पीडीपी बनाई, कभी क्या फैसला लिया। दूसरी तरफ जम्मू के ठेकेदार चिंता कर रहे हैं, आज जो ढाई जिले कहते थे। अरे भाई कश्मीर को आप लोगों ने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस लेकिन आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आप सेल्फ रूल ला रहे हैं, ड्यूल करेंसी चला रहे हैं, इधर उधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमारी कोशिश ये है जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलना है। कैसे? उसके लिए तरीके बनाने पड़ते हैं, वो इंडिया गठबंधन वो आने वाले समय आपको बताएंगे। अभी वक्त आने दो, बताएंगे आपको। जो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, पहले इनसे तो बाहर निकले, फिर आने वाला समय हम आपको बताएंगे। एक मिनट के लिए मैं कह रहा था कि मेरे मित्र बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात की, इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा। डेली वेजेस की बात, डेली वेजेस की बात की। एक तो 1995 से लेके तो 2015 तक यही लोग रहे और 95 के डेली वेजर आज तक खजल हो रहे हैं। वो बात लग गई मैंने। कौन सा खजल हो रहा है? 95 वाला कौन सा डेली वेजर खजल हो रहा है? मेरी बात सुन लो, मैं कर रहा हूँ। दूसरा बात, ये बेरोजगारी की बात करते हैं तो जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, इन्होंने 40,000 युवा आतंकवाद में झोंका है और उनको बोला गन पकड़ो, आपको हिली डाल देंगे और नौकरी देंगे। वो उनका ये सब कुछ इनके घर से बना ना। दूसरी बात, सब कुछ इनके घर से बना ना। गन पकड़ो तो आपको नौकरी देंगे। अरे लोहिया साहब, आप क्या बात करते हो? आपको मालूम नहीं है हिली पॉलिसी क्या थी? आपको मालूम नहीं है हिली पॉलिसी क्या थी? जब आमना आंदोलन हुआ था तो इनकी नेता महबूब कहती थी आप जम्मू के 2.5 जिले अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। आज भी आप लोगों ने उनके साथ हुकूमत बनाई, आप लोगों ने उनके साथ हुकूमत बनाई, आप लोग उनके साथ हुकूमत बनाई। निर्मल सिंह साहब से एजुकेशन मिनिस्टर थी,
जहां आप भी वहां कश्मीर को नहीं लड़ रहे। वहां इनका वो है लाइंस है, आप भी जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये इन्होंने कश्मीर छोड़ दिया क्या? नहीं है कि जम्मू 2.5 जिले हैं, जम्मू जिले को छोड़ दो, हमें कुछ नहीं लेना देना इनसे। चलिए, तो चलिए। इस तरह ये बात करते हैं। साहिल जी आपको जोड़ता है छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर रोकते हैं। प्रवक्ता है कांग्रेस के साहिल जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, जब तक राहुल गांधी हैं हमें कुछ चिंता नहीं है। वो कुछ भी कहीं भी ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके फेवर में जाते हैं। उससे थोड़ी देर पहले आपने जमकर कसीदे पढ़े राहुल गांधी के, जमकर कसीदे पढ़े। जीएसटी हो, कोविड हो, ना जाने कितने कसीदे आपने पढ़े। लेकिन देखिए ये विनोद कहते जी, हैं हम जो कसीदे हैं वो अपने नेता के ही पढ़ेंगे। अगर राहुल गांधी जो है वो इतने ही इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी का नाम क्यों जपते हैं। देखिए मैं आपको फिर एक बात कहता हूं कि लोकतंत्र में, एक सफल लोकतंत्र में जो है एक सरकार के साथ साथ एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का, एक मजबूत अपोजिशन का होना भी बहुत जरूरी है। हमारे 400 सीटें थी, लेकिन कभी राजीव गांधी जी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने भाजपा मुक्त भारत की बात की। 2 सांसद जो थे वो सामने थे। हमें सामने एक सफल लोकतंत्र में एक स्ट्रांग अपोजिशन भी जो है वो चाहिए। हमारी सोच इनकी तरह नहीं है। कल हम आएंगे पावर में, 4 जून के बाद हम आ रहे हैं, लेकिन हम कभी ये कामना नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त जो है वो ये देश होना चाहिए। उसके बाद में विनोद जी, मैं अपने हमारे जो है बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं हमारे बलोरिया साहब, शहर की नामी गामी जो है ये हस्ती हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे का जो है वो जिक्र किया कि बाला साहब ठाकरे जो है उन्होंने सानी साहब का नाम लेते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे आज रो रहे होंगे। जरूर रो रहे होंगे। बाला साहब ठाकरे साहब जो हैं वो देख रहे होंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी को इस देश की राजनीति में अछूत समझा जाता था, उस भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले अगर हाथ किसी ने थामा तो वही शिवसेना और वही बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी। और उस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया शिवसेना के साथ? उस बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जो है वो तोड़ने का काम किया, उसके टुकड़े करने का काम किया। तो वो देख रहे होंगे वही बाला साहब ठाकरे जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, वो भी कहीं स्वर्ग में बैठे होंगे ना। तो वो बड़े, जब से ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी बाहर आ रही होगी, उनका जो दिल है ना, यकीन मानिए विनोद जी, उनका दिल रो रहा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि जो उनका दिल रो रहा होगा कि 250 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने जो है वो बीज बेचने वाली कंपनियों से लिया। बड़ा जो है हमारे बाला साहब ठाकरे की आत्मा को जो बड़ी ठेस पहुंच रही होगी। बाला साहब ठाकरे जो है वो इस बात के लिए जो है बड़ा जो है वो दुख मना रहे होंगे कि ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इतने साल जो थे वो रहे थे। देखिए इनका जो काम है, इन्होंने क्या किया। अगर आपने ये बात कर रहे हैं सर्विस की बात कर रहे हैं, ये सुनिए बिनोद साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात दोनों बार बड़ी आराम से सुनिए। आप माता रखिए, आज आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपकी जब बारी आएगी तो आप उससे बात कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि विनोद जी, अगर आप गलत बोलेंगे विनोद जी सुनिए, अपनी बारी में बोले ना। विनोद जी देखिए, इस देश का जो चुनाव है वो 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव हो गया है। एक विचारधारा जो है वो इस देश के संविधान को रिप्रेजेंट कर रही है, जो दूसरी विचारधारा जो है वो इस देश के संविधान की जो है वो धज्जियां उड़ाने पे उताव रही है। वो किसी भी हालत में जो है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो इस देश के लोगों को चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से, सनकियों से, चोरों से, डकैतों, लुटेरों, सनकियों से बचाने का काम इस देश के लोगों को जो है, इस देश का जो है वो संविधान करता है। अब मैं आता हूं कि थोड़ा जो है मेरे बड़े भाई साहब जो है डिप्टी मेयर साहब जो है, इन्होंने जो है वो सर्वेज की भी बात की। देखिए दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है। वैसे तो हम सर्वे पे जो है वो बिल्कुल जो है यकीन नहीं करते, क्योंकि इस देश की जो ज्यादातर जो आबादी है वो इस देश के गांव में रहती है और उनके पास ना कोई फोन है, ना वो सोशल मीडिया में जवाब दे पाते हैं, और कौन लोग उनके पास सर्वे करने के। विनोद जी लेकिन अगर सारे सर्वे को अगर आप अपनी कंसिडरेशन में लेते हैं तो दैनिक भास्कर और नीलसन मीडिया के सर्वे को क्यों भूल जाते हैं? वो इंडिया गठबंधन को 300 सीटें दे रहा है। अब इस 300 सीटों का आधार क्या है? देखिए आज जो हमने विनोद जी 4 दिन पहले इनका घोषणा पत्र जो है वो इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया। उस घोषणा पत्र में विनोद जी कहीं आपको महंगाई को लेकर, कहीं आपको बेरोजगारी को लेकर, कहीं आपको चीन ने जो हमारी सेना ने जो अतिक्रमण कर दिया है उसको लेकर, कोई भी जो वेलफेयर स्कीम इस देश में होनी चाहिए उसको लेकर इनके घोषणा पत्र में जो है वो एक चीज भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विनोद जी इस देश के लोगों ने, विनोद जी अगर आप दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें, और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं
इंडिया गठबंधन की, लोरिया साहब सुनिए, इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने हमारे घोषणा पत्र को जो है वो सपोर्ट किया है। अब क्या कहता है कांग्रेस का घोषणा पत्र? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि आपने जो 30 लाख पद को खाली रखा, उन 30 लाख पदों को हम भरने का काम करेंगे। आपने किसानों को शहीद किया, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अपनी बात जो है वो पूरी नहीं कर पाया हूं। और 7.5 किसानों को जो है कि आप संविधान की बात करेंगे। हमने महिलाओं के लिए 50% नौकरी, आधी आबादी जो आधी आबादी वाली महिलाएं हैं उनको जो है हम 50% नौकरी देने की बात करेंगे। हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं, हम जो है हिस्सेदारी न्याय की बात कर रहे हैं। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास बताने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन है, इनके पास बताने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इनके पास बताने के लिए 5 किलो अनाज है। और हम इस देश के युवा को कितना ताकतवर देंगे, हम इस देश के युवा को चल जाएगा, 4 को पता चल जाएगा। मैं बोल रहा था संविधान पर आप प्रहार कर रहे हैं, इनका कहना है कि संविधान ऐसी विचारधारा जो संविधान ये आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। आज आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय बोल रहे थे, आपने उनको टोका। विनोद जी, इन्होंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र में ये है, पहले इनको बताओ कि देश की जनता इनके घोषणा पत्र को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल। आप इसमें बोल रहे थे इस देश के लोगों ने मन बना लिया है कि जिन लोगों ने उनको ठगने का काम किया, जिन लोगों ने पिछले 10 साल उनके वेस्ट किए, जिन लोगों ने अग्निवीर योजना जैसी लाई, उस अग्निवीर योजना ने इस देश के युवाओं को ठगने का काम किया। चलिए जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। फिर मैंने बोला इससे रिकॉग्नाइज नहीं करती। देश की जनता को 60 साल तक गरीबी हटाओ के लिए लिखते रहे और 60 साल गरीबी बढ़ती रही। आज की डेट में अरे आपके समय में 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा में चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोलेंगे। विनोद जी ने कहा हुआ है जब कोई गलत बोलेगा तो आप उसको जो है वो इंटरप्ट कर सकते हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं। आपके 10 साल के कार्यकाल में 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा में चले गए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसलिए जो है बिल्कुल नहीं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बाला साहब आप में नहीं, आपकी बात आप गलत रख रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप गलत बात को रख रहे हैं, से नीचे आए हैं। हमें बिल्कुल आपने 22 करोड़ बात की है। आप ऐसे करते रहोगे। मेरी बात मेरी भी बात कर लो। विनोद जी, आप ये गलत कर रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। आप उधर बात करिए, तो फायदा क्या है? मैंने 5 सीटें आप 5 चरणों में मतदान करवा रहे हैं। जमीनी हकीकत भी देख लीजिए करेगा। 2 करोड़ का माननीय कार्यकारी प्रधानमंत्री जी दावा करते थे, आपके घोषणा पत्र में उसको निचोड़कर जो है कुछ लाख तक सीमित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी आपकी सभाएं हुई, चाहे देश के कार्यकारी गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, किसी भी सभा के अंदर बताइए सीए का इन्होंने कहीं पर जिक्र किया हो? नहीं किया जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो इनका दोहरा चरित्र है ना, अब ये जनता पहचान चुकी है। महाराष्ट्र की आप बात कर रहे थे, इन्हीं के बीजेपी के कैंडिडेट है जो पिछली बार जो है आजाद उम्मीदवार जीती थी, नवनीत राणा। उसका ही कल बयान आया कि प्रधानमंत्री जी का जादू पर खाली विश्वास मत कीजिए, कार्यकर्ताओं अपने दम लगाइए, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री जी का झूठ वाला वो जुमला जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। वो जादू अब खत्म हो चुका है। कितनी देर आप जनता को बरगलाओगे? CSDS का सर्वे, हम सर्वे की बात करते हैं, उस सर्वे के बाद तो इनके तमाम नेताओं की हवा निकली पड़ी है। उसने जनता से सर्वे किया है जिसमें बताया गया 55% तक जो है जनता भ्रष्टाचार मानती है। आज भी देश के अंदर 55% आज भी मानते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है और जनता उसी पर वोट करने जा रही है। ये जो आप कितना भी जो है 4 दावा कर लो, हमारे पक्ष प्रमुख और इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने नारा दिया है, भाजपा इस बार तड़ी पार और जनता ये साबित कर दिखाएगी। क्या है सूरज जी, आपको क्या लगता है? जो मैं एक इस बार तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको लखनपुर के बाहर पहुंचाया जाए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर से जो हालात इन्होंने जम्मू कश्मीर में बनाए हुए हैं। ये बात करते हैं कि घोषणा पत्र की, मुझे बताओ 2014 में 2 करोड़ नौकरी दे डाली। 1 साल में जो 2 करोड़ नौकरी देनी थी, 15 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ गया। फिर 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर इन लोगों ने वोट मांगे। क्या बात कर रहे हो? ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है हमेशा हमने जनता की नब्ज से खेलती है, बात करते हैं, जनता की नब्ज से खेलती है। ये वो लोग हैं
सो कहने का मतलब ये है, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार जम्मू कश्मीर की जनता से एक बार फिर निवेदन करता हूं, ये वो पार्टी है जिसे जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। आने वाला समय फिर से आप ऐसे लोगों को चुनो जो पार्लियामेंट में जाकर जम्मू कश्मीर की अब बात को कर सके, नहीं तो ऐसे पार्लियामेंट फिर झूठ बोलेंगे कि जम्मू में मेट्रो चल रही है। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए ग्लोरिया साहब, आप पे बहुत सारे तीनों पैनलिस्ट ने बड़े जमकर और स्टीक आरोप लगाए। मैं संक्षेप में सबका जवाब दूंगा जी। जैसे मेरे मित्र ने कहा कि शिवसेना जो है इसलिए तोड़ेगी, पाप लग गया कि उन्होंने तोड़ा। शिवसेना को बीजेपी ने नहीं तोड़ा, शिवसेना अपने कर्मों से गई। मेरे को बात करने देना, मैं शॉर्ट में करूंगा। शिवसेना अपने कर्मों से गई क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को छोड़ के आपने फिर मेरी बात छोड़कर चले मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनो। अरे कमाल है, आप शिवसेना की बात करेंगे बात तो क्यों नहीं सुनो। बोलेंगे? तो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ के कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिले, जो स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से चलते थे, वो छोड़ के उसको आ गए। एक बात, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, स्वाभिमानी पीडीपी के मित्र कह रहे थे, एक और नई वॉशिंग मशीन आ गई, पहले उनके पीडीपी के मित्र कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में स्वाभिमान बनाना भी शुरू मैं कर इनको दिया। कहना चाहता हूं, अरे अजीत पवार जब पर आप तो बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हमें 1000 करोड़ की करते हैं, प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते थे, और आज आप उसके नीचे तमाम आपके कार्यकर्ता उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी दरिया बिछा रहे हैं आपके लिए। तो असली कुछ हो रहा है। मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब बोलिए, मुद्दे बोलिए, बात बोलिए करो। आप। मैं बहुत कर रहा हूं, मैं पीडीपी वालों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जो आप राजनीति कर रहे हो, आप अपने एजेंडे पे चल रहे हो, ठीक है। आपका एजेंडा है कि जम्मू वाले 2.5 जिले हैं अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अरे भाई उन्हीं के साथ आप लोग उन्हीं के साथ आप लोग हुकूमत बना रहे हैं, उन्हीं के साथ आप लोगों ने आप लोगों ने तो जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात बना दिए हैं। आज तो जम्मू की जनता सड़कों पर है। कहना चाहते हैं कि आज जम्मू की जनता सड़कों पर है। रोजगारी देंगे, आपको बोलेंगे गन पकड़ो, उग्रवादी करो, और उन लोगों को आप लोगों ने यही चीजों पे वो करते हो। आप लोगों ने तो यही इन्हीं बातों का तो बेड़ा गर्क किया जम्मू का। इन्हीं बातों में बेड़ा, एक तरफ आप ये बातें करते हो, दूसरे तरफ आप हुकूमत बनाते हो। आज बड़े एक परेशान तरफ ये बातें करते हो, दूसरे तरफ आप हुकूमत बनाते हो। समाजवादी पार्टी के कश्मीर में उम्मीदवारों के नाम कब आएंगे? आज इनको आएंगे भी या नहीं आएंगे? या कश्मीर के जहां तक आप दबाई कटोर चुके हो कि वहां से आपको पूरी तरह से हार बोल जाते हैं, क्या फायदा उसमें? आज जब बड़े परेशान हैं। जी विनोद जी, हाँ मेरा आपने साहिल, सवाल ये कि आप कहते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारे एक मिनट हमारा रहा, मेरी लास्ट बात रही हमारे मैनिफेस्टो की बात की। अब मैनिफेस्टो तो हमने कांग्रेस और पीडीपी एनसी वालों से बैठ के तो बनाएंगे नहीं। जो हमने मैनिफेस्टो बनाया, हमने बोला हम 2000 के अंदर बैठ के बनाएंगे, भारत बनाएंगे मोदी साहब के साथ। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान, मजदूर और गरीब की बात की है। जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं, जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं, हर जाति हर धर्म के लोग आज बीजेपी महिला को 30% आरक्षण जो दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने पास किया, इन्होंने कभी नहीं किया कि बात महिलाओं की करते हैं। हमने किसानों को दिया, म्युनिसिपैलिटीज में, और इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी दी, युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना दी, बात कर रहा हूं। इंश्योरेंस हर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए एक स्टैंप ड्यूटी का हमने प्रोग्राम रखा हुआ था। स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को फ्री स्टैंप ड्यूटी का वो मिलेगा, वो भी इन लोगों ने वापस ले लिया। ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। मेरे होते हुए तब पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं बड़ा बेबस हूं, मैं 100 रुपया बेचता हूं और नीचे 10 रुपए आते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 1,66,666 रुपए गरीब के मकान के लिए देते हैं। पूरा ये अच्छा तरीका है ईडी और आने का इस्तेमाल करके 16,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया आप लोगों ने। 16,000 करोड़ रुपया आप लोगों ने इकट्ठा किया। अगर आपने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया है तो बीजेपी असमर्थ क्यों है अपने 5 उम्मीदवारों के नाम बताने को लेकर? अभी तक आपका कश्मीर में कोई उम्मीदवार तय क्यों नहीं किया गया? आपको किसने बताया? अभी टाइम आएगा, सब कुछ होगा। आप क्या कह रहे हो? पहले आपको 2029 लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और साहिल जी से हमारी चर्चा चल रही थी। साहिल जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपना निशाना बनाते हैं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बनाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि स्टेटमेंट आपकी आई है, समानता और स्वतंत्रता एक साइड पे है और दूसरी साइड बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, दोनों के बीच में लड़ाई है, संघर्ष है। जी बिल्कुल विनोद जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि असली जो परेशानी की जड़ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये जो है पैतृक संगठन है और यही जो है झूठ, नफरत और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा इजाद और सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से निकली है तो आरएसएस के उसी स्कूल ऑफ थॉट से निकली है। और ये आज का नहीं है, अगर आप देश की आजादी से पहले का भी अगर आप इतिहास देखें, और वो इंस्पिरेशन मिलती है बंच ऑफ थॉट से। जो बंच ऑफ थॉट ये कहती है कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बराबर आजादी अगर बाकी तबके को मिल रही है तो ऐसी आजादी से जो है हमें मंजूर नहीं। वो बंच ऑफ थॉट ये कहती है कि जो तिरंगा है इसमें 3 रंग है, ये देश के लिए अशुभ होता है। ये आपने भी जो है, क्योंकि आप पुराने जो है थिंकर रहे हैं, आपने कई चीजों को पढ़ा है। देखिए, मैं फिर जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर में आऊंगा कि हमारे बड़े भाई साहब जो है बलोरिया साहब, इन्होंने पीडीपी को लेकर कुछ बातें जो है। मैं एक चीज आपको भी एक आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस पर विशेष तौर पर उनके आमंत्रित किया था। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। जिस सरदार पटेल का विनोद जी ये नाम लेते हैं, उस सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया। और जिस पंडित नेहरू को ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उसी पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो था वो गणतंत्र की जो परेड थी उसमें बुलाया। देखिए, पंडित नेहरू जो थे, वो उनका जो विजन था, उनकी जो सोच थी, वो बड़ा एक महान व्यक्तित्व था उनका। वो किसी के साथ पर्सनल जो थी वो ग्रजेस नहीं रखते थे। वो हर एक को जो है लेवल प्ले फील्ड की बात करते थे। अगर इस देश में अगर आप देखें, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि पीओके देन है पंडित नेहरू और स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। और आज जो चाइना और आज विनोद जी, और आज जब चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है, वो किस चीज की देन है? इस तरह से नहीं होता विनोद जी कि जो चीजें आपको ठीक लगती हैं उन चीजों को कह दिया जाए। दूसरा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मैं इनके लिए भी कहूं कि राष्ट्रीय विनोद जी, मुझे बात करने दीजिए। देखिए, सुनिए बिलोरिया साहब, विनोद जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाला साहब देवरस जो थे वो संचालक थे जब इमरजेंसी का दौर था। इन्हें नहीं जो है वो मालूम होगा, उसी इमरजेंसी को जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सपोर्ट किया है, पत्र लिखा है इंदिरा गांधी को। और जबकि ग्राउंड में सबसे ज्यादा इमरजेंसी की आलोचना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन हम भी उसको सपोर्ट नहीं करते। हम कभी उसको शौर्य दिवस के रूप में नहीं मनाते। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। देखिए, हमने कहा कि ये विचारधारा की जंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी नहीं सुन रही। मैं विनोद जी आपको एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंट्रोल से भी जो है वो बाहर जा चुकी है। आज ये बन गई है 2 गुजरातियों की पार्टी, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र चौधरी। अब आप मुझे बताइए विनोद जी, सुनिए, मुझे बात पूरी करनी चाहिए। विनोद जी, मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बाप बेटी जो है इन्हीं के लिए कहा, हमने हमारे लिए तो नहीं कहा। आपने उनके साथ जो है सरकार बनाई कि नहीं बनाई? इसलिए कब कौन से गठबंधन होते हैं इटली वाली हो गई। विनोद जी सुनिए, कब कौन से जो गठबंधन होते हैं आज हमारे देश के, आज हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, आप एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं। आपकी सोच में दलित विरोधी मानसिकता है। आपको दलित अच्छे क्यों नहीं लगते? मुझे बताइए, आप क्यों हर बार शेड्यूल कास्ट का अपमान करते हैं? आप क्यों हर बार ओबीसी का अपमान करते हैं? क्यों आपने जो है राष्ट्रपति नहीं, आप दलितों के खिलाफ है। आप क्यों रामनाथ कोविंद को जो है जब संसद की नींव रखी गई आपने दलित को राष्ट्रपति को नहीं बनाया? जब राम मंदिर का सही कहते हैं दलित इस देश के, आप उसको बर्दाश्त नहीं करते कि देश के जो दलित है, देश के जो दलित है वो मंदिर जाए, आपको अच्छा नहीं लगता। अरे आपने राष्ट्रपति को जो थी उसको राम मंदिर के नहीं बनाया। ये संकीर्ण मानसिकता है, ये बंच ऑफ थॉट से इंस्पिरेशन है। जहां पर जो है दलितों को दूर रखो, दलितों का शोषण करो, ये भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की सोच है। आपने रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं बुलाया संसद के उद्घाटन में? आपने द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए आप उसकी बात नहीं कीजिए। इस देश के दलित समाज ने, और मैं आपको बता रहा हूं विनोद जी, एन ब्लॉक ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, सिख, मुस्लिम और अपर कास्ट प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो सत्ता से बाहर करना चाह रहे हैं। बात पूरी
सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो मैंने फोन किया प्रधानमंत्री मोदी जी को और उन्होंने कहा कि इस हमले की जो बात है हम पाकिस्तान के ऊपर डालेंगे। ये सत्यपाल मलिक साहब ने कहा। बाकी वालों को भी अवसर देना, बाकी वालों को अगर देश के देखिए गलत बात कर रहे हैं आप, बाकी लोगों से पूछिए, ये मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, ये मेरी बात को पूरा नहीं होने दे रहे। क्या सत्यपाल मलिक ने कहा कि नहीं कहा कि आरएसएस के राम माधव मेरे पास रिश्वत लेकर आए? ये कहा कि नहीं कहा? बताइए मुझे, क्या जांच हुई उसकी? कौन सी जांच नहीं हुई? आरएसएस के राम माधव जो थे और 300 करोड़ रुपए की जो है सत्यपाल मलिक के गवर्नर हाउस में जो है रिश्वत लेके गए, क्या कार्रवाई हुई? विक्रम रंधावा ने जो आरोप लगाया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर आरोप लगाया, उसकी क्या कार्रवाई हुई? इस तरह से नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये गलत बात है। ये जब मैं बात कर रहा था आप बोलने नहीं देते शायद, पूरा ज्यादा समय आपने बड़ा समय मेरी जो बात इस बात को पूरा नहीं होने दे रहे, मेरी बात को पूरा नहीं होने दी जा रही। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज है कि 2 गुजराती पूरी पार्टी को मेरी बात तो मुझे बोलने दीजिए सर। बिल्कुल महाराष्ट्र में क्या करते हैं। लालवानी जी के घर गए थे ये, वहां उनको सम्मानित करने के लिए देश खड़ी थी। ये दलित की सोच है उसकी, ये दलितों के खिलाफ है। बात करते हैं पीओके की। बिल्कुल अभी हाल ही के अंदर खुलासा हुआ कि बांग्लादेश से एक्सचेंज किया 16 एकड़ के बदले 54 एकड़ जमीन जो है हमारी बांग्लादेश को दे दी है। ये तो पीओके लेने की बात करते थे। रणनीतिकार चाणक्य होते थे, उनका एक वाक्य बोलूंगा मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। वो कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा बनेगी भिखारी। और मुझे लगता है पिछले 10 सालों से देश की जनता को भिखारी बना दिया गया। आपको क्या लगता है कि वो व्यापारी हैं? देखिए व्यापारी यहाँ तो खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं गुजराती हूँ, मेरे खून के अंदर एक एक कण के अंदर व्यापार है, क्योंकि गुजरातियों के खून में व्यापार होता है। ले आते हैं समझ नहीं सोहेल जी क्या आपको लगता है पहले चरण को लेकर के, क्या आपको लगता है? देखो आज 5 बजे प्रचार थम जाना मुझे है। पूरी की पूरी उम्मीद है 102 सीटें हैं, आप इधर भारत की जनता सूझबूझ के साथ इस बार आने वाला समय कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का रहेगा। और पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में जो हालात बनाए हैं उसका जवाब ये इलेक्शन 19 तारीख को मिल जाएगा। जी 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 बलदेव जी, सवाल ये उठता है कि आप पर लगातार आरोप लगे रहे हैं। अब तो 2 गुजराती, ये पार्टी सिर्फ 2 गुजरातियों तक महदूद, ये कांग्रेस के लिए। मैं वही पूछ रहा हूं इनको कि इनको पूछो, ठीक है हमें प्राउड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात के थे, उनको कहते थे लोह पुरुष कहते थे। नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के थे, महात्मा गांधी गुजरात के थे। तो गुजराती की एक पटेल जम्मू कश्मीर में भी आए थे, कुछ दिन घूम के चले गए थे, करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे, वो भी गुजरात में ही थे। महात्मा गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते? जो आपने क्या कार्रवाई की, आपने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपके जो सांसद है वो उठ के जो है वो नहीं करते। आपको मौका देंगे ना, बात सुना, आपको टाइम मिलेगा बोलो। आप मेरी बीच में क्यों बोलते थे सर? मेरे मैंने बोला हमें नहीं बोलेंगे। मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि जो गुजरातियों की पार्टी है अमित शाह और मोदी जी की, मैंने कहा हमें प्राउड है, हमारे 2 नेता गुजरात के हैं, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पे भी प्राउड है, हमें महात्मा गांधी पे भी प्राउड है। लेकिन इनकी नेता तो इटली की है, ये क्यों नहीं कहते? अरे फिर आप खड़गे साहब का अपमान कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस के खड़गे साहब आपकी क्यों दलित विरोधी सोच है? आप क्यों दलितों को देखिए यही सोच है कि 70 साल इस देश की आजादी के बाद एक दलित जो है सबसे बड़ी पोजीशन है, ये दलितों का अपमान कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के दलितों से आह्वान करता हूँ, जम्मू कश्मीर के दलितों से आह्वान करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इनको एक दलित नेता मंजूर नहीं है। इनको दलितों के विरुद्ध जो है इनकी जो सोच है वो दलित विरोधी है। गोलवलकर की सोच दलित विरोधी है, सावरकर की सोच दलित विरोधी है, केजरीवाल की सोच दलित विरोधी है। देखिए मैं दलित नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्होंने खड़गे साहब का अपमान किया है। हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो एक दलित नेता है, 8 बार चुनाव जीते हैं, लोकसभा का 8 बार। आप उनको बर्दाश्त नहीं करते। मुझे बताइए ये द्रौपदी मुर्मू को बर्दाश्त नहीं करते, ये रामनाथ कोविंद को बर्दाश्त नहीं करते, जो बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे। देखिए मैं दलित नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा।
चलिए चलिए शांत हो जाइए। चलिए देखिए दलितों का अपमान क्यों हो रहा है? लोरिया साहब को इनके पास जवाब है नहीं, शोर डाल के अपना टाइम पास करते हैं। बिल्कुल देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहता हूँ, चलिए, देख लीजिए, दलित विरोधी सोच देख लीजिए, खड़गे साहब का अपमान हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ से ये घमंडी लोग हैं। जितना दलित है, उधमपुर डोडा कठुआ में जितना दलित है, ये दलितों का अपमान कर रहे हैं। आप बलोरिया साहब को सुन लीजिए, ये बलोरिया साहब नहीं बोल रहे हैं, ये सावरकर की सोच बोल रही है, ये गोडसे की सोच बोल रही है, ये गोडसे की सोच बोल रही है। मेरी बात सुन मेरी बात सुन देखिए, आप खड़गे की बड़ी तारीफ करें। खड़गे के पुत्र कहते हैं सनातन धर्म और मजबूत हो जाएगा अगर बीजेपी जीती। आपके खड़गे जी के पुत्र कहते हैं कि सनातन धर्म और मजबूत हो जाएगा अगर नहीं, उन्होंने इस तरह से ये नहीं कहा। विनोद जी, उन्होंने सनातन धर्म में जो कुरीतियां है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले सनातन के अंदर जो कुरीति थी उसके खिलाफ आवाज। आप मुझे बताइए कि राजा राम मोहन राय ने क्या सती प्रथा का विरोध नहीं किया? क्या सती प्रथा जो थी वो सही बात थी, बिल्कुल जो थी? क्या बाल विवाह जो था विरोधी में था वो गलत था? देखिए ये सोच देखिए कि किस तरह से एक दलित जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दलित जो है वो देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है और देखते चलिए जो दलित समाज के व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो आने वाले समय में आप अपमान मत कीजिए। आपने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, जो राम मंदिर के जो प्रोग्राम में आपने उसको नहीं बुलाया, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई दलित आपके बराबर विनोद जी क्या ये बात सही है? जवाब तो देने विनोद जी ये गलत नहीं कर रहे हैं, मेरे दिल को ठेस पहुंच रही है जब मैं ये सुन रहा हूँ कि दलितों का अपमान हो रहा है। विनोद जी मेरे दिल को ठेस पहुंच रही है। विनोद जी मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप कांग्रेस की आलोचना कीजिए लेकिन दलित समाज की आलोचना मत कीजिए, खड़गे साहब की आलोचना मत कीजिए। बताइए आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने क्या द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में लाया? बताइए मुझे क्यों नहीं लाया? आपको प्रधानमंत्री बैठ गया, मोहन भागवत किसके दृष्टि से बैठा? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर देश का राष्ट्रपति नहीं बैठ सकता, बिल्कुल हमारी दलित नेता का आपका भी सोनिया गांधी राहुल गांधी बैठे होते हैं, खड़गे जी बलोरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।